क्लासेस से ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही एक हिस्सा होता है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। हाइट एंड डिस्टेंस की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ये इसकी तीसरी क्लास है। इसमें 5 या 6 क्वेश्चन हमारे जो हैं बचे हुए हैं अभी, और लेकिन वो 5 या 6 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो उसमें टाइम लगेगा करने में। क्लास थोड़ी जल्दी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि 5 या 6 क्वेश्चन है। जब 5 या 6 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि आज में टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। यस यस यस। तो जिस तरह से आप लोग बिल्कुल अच्छे से डिसिप्लिन बनाते हो क्लास में हमेशा कम कमेंट्स करके, बिल्कुल उसी तरह से आज भी आपको डिसिप्लिन बनाना है। इससे क्या आज आज के जो सवाल हैं दोस्तों, वो थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, तो मैं आपसे बोलूंगा कि उन क्वेश्चंस को समझने के बाद एक बार रिकॉर्डेड भी जरूर देख लेना। मतलब मैं आप लोगों को आराम आराम से स्लो मोशन में कराऊंगा, ज्यादा तेज नहीं कराऊंगा, जिससे कि आप जब रिपीट देखें तब आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सब लोग तैयार हैं तो ले दीजिए। यस सर, वी आर सुपर डुपर रेडी। काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। यहां से हम लोगों को, ठीक है, एक बार दोस्तों इस सवाल को बड़े ध्यान से और इत्मीनान से आप पढ़ लीजिए। जल्दी से इस सवाल को आप पढ़ लीजिए, जल्दी से। हाँ, इसको पढ़ लीजिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता हूं कि पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल को। अब इसको डिटेल में हम लोग करते हैं। देखो, सवाल में लिखा है मेरे दोस्तों कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर एक्स एंड वाई। ठीक है, मतलब दोस्तों एक ना ट्री है और ये एक बिल्डिंग है, तो इसके टॉप से इसके टॉप का, इसके बॉटम से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक्स और वाई है, जो आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है, ये ट्री है और ये बिल्डिंग है। आपको बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी, ट्री की ऊंचाई आपको दे रखी है एच। तो यहां पे जब कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, फॉर्म नहीं है, तो आंसर वेरिएबल में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये अगर एच है तो दोस्तों ये भी एच होगा। इस पूरे को मैं कैपिटल एच ले लेता हूं, बिल्डिंग की हाइट को, और मुझे कैपिटल एच की वैल्यू बतानी है। देखो बड़े सवाल में आराम से, ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, तो ये हो गया एच माइनस एच। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो tan x की जो वैल्यू है वो होगी h माइनस एक्स, एच माइनस एच बटे ए, एच माइनस एच बटे ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan y की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan y, ये वाला ट्रायंगल है ना, y वाला, ये वाला ट्रायंगल है। क्लियर? तो h अपॉन ए, ये h अपॉन ए, ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है और कोई इनका तरीका नहीं है। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर, तो ये हो जाएगा tan x बटे में tan y बराबर h माइनस एच बटे में a बटे में h अपॉन ए से a कट जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा tan x अपॉन tan y बराबर h माइनस एच बटे में h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। h tan x बराबर h tan y माइनस h tan y। ठीक है, अब हमें तो कैपिटल एच चाहिए, तो क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। h tan y बराबर h tan y माइनस h tan x। तो यहां से h tan y, कैपिटल H कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा h, ये tan y माइनस tan x, तो h हो जाएगा h tan y बटे में tan y माइनस tan x। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। बाकी वो डिपेंड करेगा कि आपसे tan थीटा की फॉर्म में आंसर पूछा गया है, tan की फॉर्म में, या कोट की फॉर्म में। अगर tan की फॉर्म में पूछा गया है तो ये आंसर होगा। कोट की फॉर्म में पूछने के लिए भी क्वेश्चन आता है, वो भी बता देता हूं। इसको यही तरीका है इसको करने का, पहले इसको नोट कर लीजिए आप।
डन है। चलो, अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो ये कोट की फॉर्म में है, समझ गए, सेम टू सेम सवाल है, लेकिन ऑप्शंस अगर कोट की फॉर्म में है तो सवाल को हम कोट की फॉर्म में करेंगे। चलो करके दिखा देते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो सवाल को हम कोट की फॉर्म में करेंगे। चलो करके दिखा देते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेम चीज है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्री आर एक्स एंड वाई। सेम क्वेश्चन है, ये ट्री है, ये बिल्डिंग है, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको एक्स और वाई दे रखा है, ये एच दे रखा है, ठीक है, आपको ये बताना है बिल्डिंग। तो मैं इसको कैपिटल एच ले लेता हूं, कोई बात नहीं। अब अगर ये एच है स्मॉल एच, तो ये भी स्मॉल एच हो जाएगा, ये एच एच है तो ये एच माइनस एच हो जाएगा। परफेक्ट है। अब क्योंकि कोट की फॉर्म में है तो कोट वाला फॉर्मूला हम गे। अब बताओ जरा, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देख लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कोट एक्स क्या होगा, इसको मैं ले लेता हूं ए, ऐसे ही जस्ट कुछ ही मान लिया मैंने, इसको भी ए मान लिया। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो ऐसे ही अगर मैं देखूं बड़े ट्रायंगल में, इसमें इस वाले में वाई वाले में, तो कोट वाई होगा ए अपॉन कैपिटल एच, कोट वाई होगा ए अपॉन कैपिटल एच, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा कोट एक्स बटे कोट वाई। वो आपको ऑप्शन सब जाएगा, कोट की फॉर्म में सॉल्व करना है या टेन की फॉर्म में सॉल्व करना है। ए अपॉन एच माइनस एच बटे ए अपॉन एच, एच से ए गया तो ये हो गया कोट एक्स कोट वाई बराबर, ये एच ऊपर चला गया बटे में एच माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एच कोट एक्स माइनस एच कोट एक्स बराबर एच कोट वाई। तो अब एच कोट एक्स इसको देख ले आते हैं, माइनस एच कोट वाई बराबर एच कोट एक्स हो जाएगा। कैपिटल एच कॉमन ले लेते हैं, तो कोट एक्स माइनस कोट वाई बराबर एच कोट एक्स हो जाएगा। तो एच बराबर हो जाएगा एच कोट एक्स बटे में कोट एक्स माइनस कोट वाई। लीजिए क्या आपका आंसर आ गया, देख लेते हैं ऑप्शन बताया एच कोट एक्स, ये दोनों तो नहीं है, कोट एक्स माइनस कोट वाई, तो ये वाला आंसर है, ये आंसर नहीं। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हुई बात, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आज सारे ही धाकड़ धाकड़ सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल, इसमें टाइम लगे तो मैं आराम आराम समझा रहा हूं, आप इसको रिकॉर्डेड भी अगर एक बार देखना चाहते हो तो देख लेना जरूर, ठीक है। चलो आप बस पढ़ लो, पढ़ने के बाद जब स्टेटमेंट को पढ़ लो तो एक बार डन 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 लिख देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। यस वेरी गुड, हो गया डन, पढ़ लिया ना। चलो अब ध्यान, सवाल में क्या लिखा है, ए लेडर इज लेनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, एक सीढ़ी ऐसे वर्टिकल वॉल पे लगी हुई है, जैसे ये वर्टिकल वॉल है और उस पर ये सीढ़ी लगी हुई है, होता है ना सीढ़ी लगी हुई है ऐसे, परफेक्ट। अब कह रहे हैं द टॉप ऑफ द लेडर इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो टॉप है लेडर का, ये ग्राउंड से 9 मीटर ऊंचाई पर लगा हुआ है, ठीक है। व्हेन द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड 3 मीटर farther away than top of the ladder reaches along the foot of the wall, मतलब जब हम इसका ये बॉटम है ना सीढ़ी, ये सीढ़ी लगी हुई है, इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं ना पीछे 3 मीटर, कितने मीटर, 3 मीटर, धड़ाम से ये सीढ़ी ऐसे पट से गिर जाती है और इसका जो टॉप है इसके बॉटम पे टच हो जाता है दीवार के। होता है जैसे बचपन में कभी खेला हो, जैसे सीढ़ी लगी हुई है, नीचे से किसने खींच दिया, कोई वाला सीट, तो ऐसे नीचे से किसने खींच दिया और ये डाउन हो गई। डन है भाई। अब सुनो ध्यान से समझना, तो हमें सीढ़ी की लंबाई बतानी। अब आप सोचो मैं अगर सीढ़ी की लंबाई को x मान लूं, तो अगर इसका बॉटम पकड़ के ऐसे खींचा पीछे,
तो ये अब सीढ़ी का बॉटम है यहां पर, ये अब सीढ़ी का टॉप है यहां पे। तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये सीढ़ी हो गई। ये जो लेटी हुई है ये पूरी पूरी क्या हो गई, ये सीढ़ी हो गई। अब ये x है, ये 3 है, तो मेरे दोस्तों ये x माइनस 3 हो गया। आप थोड़ा सा विजुलाइज करके इसको समझिएगा, थोड़ा सा बाद में जब कभी रिकॉर्डेड देखो ब्रेक देके समझिएगा कि जब इस बॉटम को पकड़ के 3 ऐसे पीछे खींचा, सीढ़ी धड़ाम से नीचे गिर गई। तो जो x था ये ऐसे लेटी हुई जो है ना पूरी है, ये सीढ़ी है कि x की 3 यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? x का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 9 में क्या c, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ओके जी। अब आप देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 6x इधर आ गया, ये हो गया 90, x बराबर 15, यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई है वो 15 मीटर हो गई, क्योंकि मीटर में है सब, 15 मीटर हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। बोलिए है ना मजेदार सवाल? यस और नो? मजेदार है कि नहीं है? बिल्कुल है मजेदार सवाल। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, में है सब, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, इस सवाल को ध्यान से पहले पढ़ लो आप, 1 से 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ध्यान से पढ़ लो और खुद से ट्राई कर लो, जब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो कि हाँ सर हो गया है, फिर मैं कराऊंगा। देखो पहले पढ़ना जरूरी है इसको। मैं तो पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट, लेकिन आप पढ़ो पहले। करिए, 1 से 2 मिनट का समय है आपके पास। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आप सबने, भैया यस, डन 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 आ गया, वेरी गुड। देखो स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। चलिए इस सवाल को अच्छे से पहले समझते हैं। ओके, तो लिखा है ए मैन इज वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ए बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर। एक आदमी टावर के ऊपर से एक नाव को देख रहा है जो टावर से दूर एक नाव है, मतलब जो टावर से दूर जा रही है, जा रही। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री विद द मैन्स आई व्हेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। टावर की तल से 60 मीटर की दूरी पर नाव आदमी की आंख के साथ 45 डिग्री के का अवनमन कोण बनाती है, का अवनमन कोण बनाती है। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो जाता है। 5 सेकेंड के बाद अवनमन का कोण, अवनमन का कोण 30 डिग्री हो जाता है। नाव की अनुमानित गति क्या है यदि वह अभी भी पानी में चल रहा है? ठीक है, नाव की व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट एज्यूमिंग दैट इट इज रनिंग इन स्टिल वाटर। यदि यह शांत जल में चल रही हो, यदि यह नाव शांत जल में चल रही हो। डन। तो ये मैंने थोड़ा करेक्शन कर दिया। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ये एक वॉच टावर है, यहां लिखता हूं, ये एक वॉच टावर है। यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि अपने से 60 मीटर दूर एक नाव को देखता है और पाता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है और ये नाव वॉच टावर से दूर जा रही है। अब ये 45 डिग्री है दोस्तों, ये भी 45 डिग्री होगा। 5 सेकेंड के बाद क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर 30 डिग्री का रह जाता है।
वेट वेट वेट, चेंज होकर 30 डिग्री का रह जाता है। ये 30 डिग्री है तो दोस्तों ये भी 30 डिग्री ही होगा। मैंने आपको पिछले सवालों में, पिछली क्लास में बताया भी था। तो आपको बताना है नाव की स्पीड क्या है। सबसे पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना है। अब आप देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, 45 डिग्री के केस में अगर ये 60 है तो यार ये भी 60 ही होगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ये अब मैं 30 डिग्री के केस में देखूं तो ये 60 है, ये 30 डिग्री है, तो मेरे प्यारे देशवासियों ये 60√3 होगा। क्योंकि ये 1 होता है तो ये √3 होता है। अच्छा, ये 60√3 है, ये 60 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 60√3 माइनस 60 होगा। बस आपको स्पीड बतानी है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 60√3 माइनस 60। कितने सेकंड में वहां से वहां तक पहुंची थी, 5 सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड आया है। मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। ठीक है, बस यहां से 60 कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया √3 माइनस 1 और इंटू में 18 बटे में 25। ठीक है, बस अब क्या करते हैं, इससे आगे आप कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम क्या करते हैं, 60 और ये √3 की वैल्यू तो 1.7 रख लेते हैं। एक ही अंक तक जरूरत है, यहाँ पे कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और बटे में कितना है हमारा, 25। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 60 गुणा 0.7 गुणा 18 बटे 25। तो ये पॉइंट से ये कट गया, 7×6 = 42 गुणा 18 बटे 25। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे इससे आगे, है ना। तो कितना हो गया, 18×2 = 36, 18×4 = 72, 75 बटे 25। ये हो गया 25×3 = 75, है ना। 25×3 = 75 और ये 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, अगर हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। एक मिनट, इसमें ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें और लेना पड़ेगा। अब तो ये 31 पॉइंट समथिंग आ नहीं रहा है, ये 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये वैल्यू, क्योंकि 31 समथिंग यहाँ कहीं पे भी नहीं है, यानी कि 30 के से थोड़ा सा ज्यादा वाला आंसर होगा, यानी कि ये आंसर हमारा होगा इसमें। मैं बताता हूँ कैसे। हमने क्या किया भाई, √3 का मान होता है 1.732, हमने लिया सिर्फ 1.7, तो 1.7 से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये जो है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 25×75, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 30 पॉइंट समथिंग आएगा तो 30 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, क्योंकि हम थी वैल्यू 1.732, हमने ली है 1.7 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। देख लो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, बात समझ गए। तो 30 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, ये वैल्यू। हाँ, अगर आप 1.732 लेके चलेंगे तो और भी एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन फिर कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। ये हमने थोड़ा जल्दी कर लिया, बस ये फायदा है इसका। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अनुमानित मान जब निकालते हैं इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। डन दोस्तों। डन है दोस्तों। डन है, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक बार आपको पढ़, बड़ा शानदार सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का। पढ़ लो एक बार ध्यान से। मैंने कहा ना आज थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। छोटे छोटे सवाल करा दिए थे हम पहली और दूसरी क्लास में इसकी।
अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे देशवासियों, सवाल को समझते हैं। जब पढ़ लिया तो एक बार डन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और जैसा डिस्कशन आजकल बनाया हुआ है बिल्कुल ऐसा ही बनाए रखना है हमेशा। हाँ, डन लिख दिया, ठीक ठीक ठीक, चलो कराते हैं। सवाल में लिखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज 45 डिग्री। जैसे मेरे दोस्तों, ये एक झील है, लेक है, ये एक लेक है, इसके ऊपर 10 मीटर एक पॉइंट, 10 मीटर ऊपर एक पॉइंट से एक क्लाउड है, बादल है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना? 45 डिग्री का बन रहा है, ये 45 डिग्री का बन रहा है। ओके, कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर इज 60 डिग्री। ये जो बादल है भाई, ये पानी है, ये पानी है ना। अब ये जो बादल है इसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ेगा। मैंने मान लिया कि झील से और इस बादल की हाइट थी h, जो रिफ्लेक्शन इसका पड़ेगी, इसकी जो परछाई पानी पड़ेगी, जितनी हाइट पे ये बादल है उतनी गहराई में ही जाके परछाई बनेगी इसकी। ठीक है, तो ये परछाई बनेगी यहां, यानी कि यहां से यहां तक ये h होगा। आपको बताना है कि जो बादल है लेक से कितना ऊपर है, यानी कि हमें h का मान बताना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। दोस्तों ये अगर 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ये पूरा h है, ये 10 है तो ये h माइनस 10 होगा, है ना, ये h माइनस 10 होगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सॉरी मुझे पहले बताना चाहिए था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये 60 डिग्री का। अब सुनिए ध्यान से दोस्तों, ये मुझे, अगर मैं इस ट्रायंगल में सबसे पहले फोकस करूं तो ये बताइए, अगर ये h माइनस 10 है तो क्या ये भी h माइनस 10 होगा, यस और नो? क्योंकि 45 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होते हैं। ठीक बात है ना। अब यहां से यहां तक की जो लंबाई है कितनी है, ये h है और ये 10 है, मतलब यहां से यहां तक ये h है और ये 10 है, तो ये हो गई h प्लस 10, ये हो गई h प्लस 10, h प्लस 10 हो गई। अब फोकस करें जरा इस वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप फोकस करें तो यहां से हमने देखा एक 60 डिग्री का ट्रायंगल है। 60 डिग्री के सामने हमेशा अब √3 होता है और यहां 1 होता है। देखो ये h प्लस 10 बटे में h माइनस 10, ये बेसिक फिगर है, ये कुछ इस तरह से बनी हुई है उल्टी, यहां बेसिक फिगर है हमारी, उल्टी बनी हुई है, ये 60 है तो ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। यहां पे मैंने h प्लस 10 डिवाइडेड बाई h माइनस 10 लिया, ठीक है, h प्लस 10 डिवाइड बाई h माइनस 10 लिया, तो ये रेशो होगा √3/1 के बराबर। परफेक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h प्लस 10 बराबर √3h माइनस 10 √3। अब यहां से आप देखिए 10 प्लस √3 बराबर √3h माइनस h, तो 10 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, h कॉमन ले लेते हैं √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा h आ जाएगा दोस्तों कितना, हमारा जो h है वो आ जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1। इसका परिमेकरण कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मुला खोल दिया प्लस b का होल स्क्वायर का, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मुला खोल दिया, अलजेब्रा में आपने पढ़ाई है। ठीक है, अब आप देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 3, 1 प्लस 2√3 बटे में 3 माइनस 1 यानी कि 2, और 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5 इंटू 6 प्लस 2 ये वैल्यू आई हमारी, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं ऊपर। ठीक है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ये आ गई 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 2 5 की मल्टीप्लाई, 5 30, 5 10 √3, फिर 30 प्लस, अब इसकी वैल्यू होती है 1.732, 30 प्लस ये हो गया 17.3, फिर 47.3, सॉरी ये हो गया 47.3 मीटर, ये हमारा 47.32 मीटर। ठीक है, डन है। इस क्लास से चालू करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक। अब आप लोगों को अलजेब्रा का असाइनमेंट, ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट, ठीक है,
और अलजेब्रा का मॉक, ट्रिग्नोमेट्री का मॉक, ये चारों चीजें मिल जाएंगी। बस मुझे 4 से 5 दिन का समय दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ बनवाना में समय लगता है, ठीक है ना। तो बस ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। बाकी नया टॉपिक ज्योमेट्री हम शुरू करेंगे, ज्योमेट्री की नई क्लास से चालू करेंगे, इस क्लास से चालू करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो पहला पार्ट इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो फिर आपको फिर बाद में जब देखोगे तो आपको मिलेगा क्लास, है ना, क्लास मिलेगा नहीं। तो काम करते हैं, हमारे पास थोड़ा समय बचा है, फिर काम करते हैं कुछ वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स सीखते हैं, तो आपके एग्जाम में काम है, ठीक है। आप लिखिए दोस्तों, मैं 2-3 चीजें लिखा, उसका फायदा क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी हम 2 से भाग करते हैं एक को, तो 0.5 आता है। जब कभी हम कोई नंबर 4 से भाग नहीं हो रहा होता, एक से एक को 4 से भाग करेंगे, 0.25 आता है। इसका क्या यूज है बताऊंगा अभी। 0.25 आता है, और 2/4 होगा तो 0.50 आएगा, और 3/4 होगा तो 0.75 आएगा। लेकिन 2/4 इस कैटेगरी से हम आउट कर सकते हैं, लेकिन 2/4 एक्चुअल में 4 वाली कैटेगरी नहीं है, एक्चुअल में 1/2 वाली कैटेगरी है, उसको मैं हटा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से 1/5 0.2 होता है, 2/5 0.4 होता है, 3/5 0.6 होता है, 4/5 0.8, ठीक है। इसी तरह से 1/8 0.125 होता है, 3/8 0.375 होगा, 8×24 8×7 फिर 5/8 0.8 6×48 6 ये होगा 5/8 होगा 0.8×48, तो 8×16 625। फिर होता है 7/8, ये होता है 0.8×8 और 60 और 8×7 875, ठीक है। तो ये चीजें याद रखने का फायदा क्या होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। अगर हम किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर, लास्ट के 2 अंक या तो 25 आते हैं, या 50 आते हैं, या 75 आते हैं, या 00 आते हैं। अगर मैं कभी किसी को किसी संख्या को 75 से गुणा करता हूँ, लास्ट के 2 अंक या तो 25 आएंगे, या 50 आएंगे, 75 आएंगे, या 00 आएंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, इसका क्या यूज होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसको समझने में, ठीक है। देखो, ठीक है, ये अब इसका क्या फायदा है ये मैं बताता हूँ। अब आप देखो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर है, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। साइड नहीं हो रहा। इसमें ऑप्शन दिख नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, ये मैंने चलो कॉपी कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे बहुत बड़ा नंबर है, और उसको 8 से भाग करना है, और हमें ये दिख गया कि ये 8 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, और ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, A B C D। जैसे पूरा नंबर लिखा है, इसके पीछे है 125, पूरा नंबर लिखा है, इसके पीछे है 335, पूरा नंबर लिखा है पॉइंट लगा के, इसके पीछे है 115, पूरा नंबर लिखा है, इसके पीछे है 235। ऐसे 8 से कोई नंबर, मतलब मान लो जैसे आप कैलकुलेशन करोगे ना, कैलकुलेशन करने में कहीं पे ये मान लो यूज हुआ, फिर 8 से भाग करने के बाद ही आंसर आएगा। आप तो आप डिवाइड तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है डिवाइड आप कर लोगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब आप 8 से एक बार ऑप्शन पर नजर मार लो, हमें पता है 8 से जब कोई नंबर भाग नहीं हो रहा होता, या तो इनमें से कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई आता है, ठीक है। हमने देखा कि 0.125 सिर्फ इसी में है, और किसी में इस कैटेगरी का कोई नंबर नहीं है पॉइंट के बाद, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सारे के सारे ऑप्शन में दिख गया 125 125 625 875, तो फिर आपको स्वाद करना पड़ जाएगा। बात आप समझे, ये चीज मैं आपको इसका ये फायदा होगा। कभी कभी क्या होगा, किसी बहुत बड़ी संख्या को मान लो गुणा करनी पड़ रही होगी 25 से, 25 गुणा करनी पड़ रही है, मान लो कोई नंबर है 2 3, मान लो कोई भी नंबर बहुत बड़ा नंबर है, और मुझे इसको 25 से गुणा करनी है, इसके बाद ही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन ऐसे दिए हमें, बहुत बड़ा सा नंबर है, लास्ट में 25 लिखा है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा नंबर है, लास्ट में यहाँ पे 55 लिखा है, ठीक है। लास्ट के 2 अंक, यहाँ पे लास्ट के 2 अंक,
लिखे हैं 65, यहां पे लास्ट के 2 अंक लिखे हैं 73। अब अगर आपको ये ज्ञान है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी ले लूं, एग्जांपल के तौर पे 23578 525 8754329 8543257 85729 मान लो ये नंबर। अब आपको पता है कि इसकी गुणा करने के बाद ही मुझे आंसर मिलेगा और इनमें से कोई आंसर है, तो या तो आप इकाई का अंक चेक कर लो, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे ऑप्शन आ गए तब इकाई का अंक भी आप चेक नहीं कर पाओगे, तो आपको लास्ट के 2 अंक चाहिए होंगे। 25 से गुणा करने पे लास्ट के 2 अंक हमेशा या तो 25 आएंगे या 50 आएंगे या 75 आएंगे या 00 आएगा, यही आता है। हमने देखा 25 यहां पर है और कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो इस तरह से ये हमें काम, ये थी एक वैदिक मैथ्स की। तो जब कभी ऐसा हुआ करेगा ना, चैप्टर हमारा थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, तो हम क्या करा करेंगे, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम वैदिक मैथ्स की 1-2 ट्रिक आपको करा दिया करेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बताइए दोस्तों, डन है? चलो तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही काफी है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडी मतलब रहेंगे ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और अब आप क्लासेस भी लगातार हो रही है ना, आप लोगों को लगातार होंगी। काफी बैचेस जो कंप्लीट हो गए, तो आपको शेड्यूल मिल गया अच्छे से, आप लोग एक्सेस करिए लगातार, ठीक है। और एल्जेब्रा का असाइनमेंट, एल्जेब्रा का मॉक, ट्रिग्नोमेट्री का असाइनमेंट,